इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। अंबिकापुर का सबसे पहले जिक्र, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं है तो वो है पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का आवास। आईटी की रेड यहां पर पड़ी है। एमपी और छत्तीसगढ़ की आईटी की टीम अंबिकापुर पहुंच चुकी है। 10 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल हैं। कर्मचारी मौके पर तैनात जो दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। घर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन्हें खंगाल कर ये देखा जा रहा है कि टैक्स चोरी की अगर आशंका है तो कहां से उपजी है, क्योंकि आशंका के बाद ही कार्रवाई आप देखते हैं इस स्तर पर। घर के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, जिससे कोई भी अंदर से बाहर ना आ सके, बाहर से अंदर ना जा सके, क्योंकि बहुत ही पैनी नजर होती है उस दौरान कार्रवाई को लेकर जब जब आईटी विभाग की रेड पड़ी हो, साथ ही साथ टैक्स चोरी की आशंका। तो अंबिकापुर का जिक्र कर रहे हैं। घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती, अंदर अधिकारियों कर्मचारियों का हुजूम जो दस्तावेजों को खंगाल रहा है। पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि अमरजीत भगत के परिजनों से भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा हो सकता है कि दस्तावेजों के जरिए कुछ और बड़े खुलासे भी हों, जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और अच्छी खासी स्थिति यहाँ पर राजनीति की भी, क्योंकि जब जब छत्तीसगढ़ में आईटी या ईडी की एंट्री हुई है, भरपूर सियासत इस प्रदेश में होती है। विपक्ष में इस बार कांग्रेस है, तो आप ये समझ सकते हैं जब सत्ता पक्ष में रहकर आरोप लगाए गए तो विपक्ष में रहकर कितना ज्यादा बवाल हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि आईटी की टीम इस बारे में जरूर जानकारी दे कि आखिर किस चीज को लेकर ये रेड पड़ी है, कौन सा वो मामला जिसमें अमरजीत भगत का नाम सामने आया है और खुलासे के तौर पर क्या सामने आता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 10 से भी ज्यादा अधिकारी, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की आईटी की टीम के, बल्कि मध्य प्रदेश से भी कुछ गाड़ियां पहुंची हैं। इसलिए आशंका कि दोनों ही राज्यों की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई मामला हो जिसका प्रभाव न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी पड़ा। पूर्व खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत। आईटी की टीम अंबिकापुर में मौजूद। आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल की तैनाती, जिससे कोई भी भीतर का व्यक्ति अंदर ना आए, भीतर का व्यक्ति बाहर ना आए या बाहर से कोई भी व्यक्ति एंटर ना कर पाए। मीडिया से भी अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है अधिकारियों की। खुलासे का इंतजार। तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के आईटी का छापा, कार्रवाई निरंतर जारी। और न सिर्फ अंबिकापुर में बल्कि रायपुर में भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। पूर्व मंत्री रायपुर के निवास पर छापामार कार्रवाई। 2 टीमें एक दस्तावेज खंगाल रही हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। रायपुर से भी यही जानकारी कि यहां पर उनका जो आवास है वहां पर भी छापा पड़ा है। टीमें मौजूद है, दस्तावेज खंगालने का काम चल रहा है। पूर्व मंत्री की मौजूदगी कहां है, रायपुर में है या अंबिकापुर में है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अगर टीम पहुंची है तो बहुत सख्ती से कार्रवाई करने के मूड में, ये भी आप समझ सकते हैं। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ रही है। तनु, कार्रवाई को लेकर अपडेट दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि पूर्व मंत्री फिलहाल कहां पर मौजूद है। तनु, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर जो है आईटी की रेड पड़ी है और अंबिकापुर के साथ साथ राजधानी रायपुर के निवास में भी आईटी जो है के ठिकानों पर भी जो है आईटी जो है छापा मार रही है। और करीब सुबह 7 बजे टीम जो है यहाँ पर पहुंची है और उनके घर के अंदर के दस्तावेजों की जांच जो है वो भी की जा रही है। और भगत के घर के बाहर आपको बता दूं भारी सुरक्षा भी जो है लगाई गई है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार में अमरजीत भगत जो है कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनके साथ खाद्य के साथ साथ संस्कृति और योजना विभाग भी था। फिलहाल जो है टीमें यहाँ पर पहुंच गई है और घर के अंदर दस्तावेज जो है खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अमरजीत भगत जी जो है वो कहाँ है, इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल आईटी की जो पूरी टीम है वो दोनों अंबिकापुर और रायपुर के निवास पे पहुंच गई है और दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जी, अच्छी खासी सियासी सरगर्मी बढ़ सकती है छत्तीसगढ़ में, इस बारे में पूरी आशंका है क्या तनु? क्योंकि विपक्ष में पहुंच चुकी है अब तो कांग्रेस और अब एक बार फिर से आईटी और ईडी की दबिश।
जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी के कई जगहों पर जो है ईडी और आईटी की जो है वो रेड पड़ी है। क्यों इसके अलावा जो है बिल्डर्स की भी हम बात करें और व्यापारी, इन सभी के घर में दुर्ग, राजनांदगांव समेत राजधानी रायपुर में भी आईटी ने जो है वो आज दबिश दी है और दस्तावेज जो है फिलहाल खंगाले जा रहे हैं और कहा भी जा सकता है कि इससे सरगर्मी जो है वो आगे तेज हो सकती है। फिलहाल ठीक है, जो है जांच जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, खुलासे का इंतजार रहेगा। तनु, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ आईटी की टीम रायपुर में आपने दबिश देती हुई देखी और इसी प्रकार से दुर्ग को लेकर भी यही जानकारी सामने आती हुई आईटी का छापा यहां पर भी पड़ा है। बिल्डर अजय चौहान, जिस बात का जिक्र तनु कर रही थी, यहां पर भी छापामार कार्रवाई। भिलाई के नामनगर स्थित निवास में टीम पहुंच चुकी है, 6 अधिकारी पहुंचे हैं। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। अभी इंतजार इस बात का कि ये मामला किससे जुड़ा हुआ है, क्या सच में टैक्स चोरी की आशंका को लेकर ही यहाँ पर कार्रवाई हुई है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, प्राथमिक तौर पर जो सूचना पहुंची है उस पर जानकारी। देखिए, ये बिल्डर हैं अजय चौहान, जिनका काफी लंबा चौड़ा कारोबार है। उनके यहाँ पर ये दबिश दी गई है। सुबह से ही यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं रामनगर स्थित उनके निवास में और उनके कार्यालय में वहाँ पर छापा मारा गया है। तो अभी लगातार जांच की जा रही है। इनकम टैक्स से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसमें हो सकता है कि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि कई लोगों के इसमें इनके प्रोजेक्ट्स में पैसे लगे हुए हैं, तो अभी टीम जांच कर रही है। जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह की ये कारोबार था इनका और कहाँ पर इन्होंने टैक्स चोरी की है। तभी जांच चल रही है और जांच के बाद में ही बहुत कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से इनका कारोबार था वो निश्चित रूप से काफी बड़ा कारोबार है और इसमें जो हमेशा से ये चर्चा रही है कि इसमें कोई बड़े लोगों का पैसा लगा हो सकता है। तो फिलहाल जब जांच होगी, जांच के बाद में पूरी तरह से चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि खुलासे से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और गरियाबंद से अगली बड़ी जानकारी, जहां खनिज अधिकारियों पर हमले के मामले को लेकर केस दर्ज हुआ। रेत माफिया पर पांडुका थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। खनिज अधिकारियों से मारपीट की गई, वाहन में तोड़फोड़ हुई। करीब 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये बड़ी जानकारी गरियाबंद से साझा कर रहे हैं। खनिज अधिकारियों के मारपीट को लेकर ये जानकारी। सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ का भी आरोप है। अफसरों पर हमला हुआ, ये गंभीर आरोप लगाए गए। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, उसकी भी बानगी पुलिस की तरफ से अभी दी जानी बाकी, क्योंकि खुलासा अभी पुलिस की तरफ से होना बाकी है कि जो आरोप हैं वो क्या सच में तथ्य हैं। और यूपीएससी की तर्ज पर अब कैलेंडर जारी होगा सीजीपीएससी का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए जो सीजीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हर ब्लॉक में परीक्षा केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आगामी 3 सालों के रिक्त पदों की मांगी है जानकारी, यानी कि अगर जानकारी मांगी गई है तो शेड्यूल आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आयोग 1 महीने में परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग की परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए समिति का भी गठन होगा। और लोकसभा के चुनौतीपूर्ण चुनाव में कांग्रेस अब अलग थलग पड़ चुकी है। गठबंधन के साथ ही धीरे धीरे कांग्रेस से अलग भी हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष अब जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश में। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में अगर एक बार फिर से बीजेपी आती है तो देश में दोबारा चुनाव ही नहीं होंगे। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पूरा सिलसिला आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। इंडिया गठबंधन के दिन लग चुके हैं। नीतीश के जाने मात्र से विपक्ष की बेचैनी बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और अब जनता को गुमराह करने की कोशिश भी होने लगी है। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए बिना नीति रणनीति के विपक्ष जनता के बीच है और चिंता अपने खोते वजूद को बचाने की है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं, अगर बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतती है तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। ये चिंता, ये डर उस चुनाव के लिए है जिसमें मोदी का तेजी से बढ़ता जनाधार है। ये डर उन राज्यों में सीटों पर बचे गदर के लिए है जहां अभी तक कांग्रेस की एक नहीं सुनी जा रही। ऐसे में भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हों, लेकिन उनके गठबंधन साथी तक उनका साथ देने से इनकार कर चुके हैं।
चाहे बंगाल हो या फिर बिहार, दिल्ली हो या फिर पंजाब, हर जगह गठबंधन साथी राहुल की यात्रा से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में खड़गे का डर लाजमी है। खड़गे जी, यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। जो आपकी पार्टी ने किया है, दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश इंडी गठबंधन के सहारे उन राज्यों में खोते जनाधार को बचाने की है जिससे 2024 में 52 के आंकड़े को 100 के करीब पहुंचाया जा सके। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस के इस भ्रम जाल से खुद को दूर रख रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, बिहार में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है, उत्तर प्रदेश में 11 सीट वाली डिमांड कबूल नहीं है, पंजाब और दिल्ली में आप से बात नहीं बनी। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने जिस रणनीति के साथ सियासी मैदान में उतरने की कोशिश की, वो चुनाव से 2-3 महीने पहले ही चारों खाने चित्त पड़ा है। तो फिर अब कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र का हवाला देते हुए इल्जाम बीजेपी पर लगाया जा रहा है और गुमराह जनता को किया जा रहा है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस जहां ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और प्रत्याशी को लेकर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन को जोर दे रही है। इस बीच दोनों ही ओर से एक दूसरे पर जुबानी तीर भी चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर पारा गरमाने लगा है। प्रत्याशी चयन से पहले बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यालय का उद्घाटन किया, तो दुर्ग में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम ने जहां मौजूद लोगों से पीएम मोदी को जिताने का वादा लिया, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा जीतने का दावा किया। डिप्टी सीएम ने तो ये तक कह दिया कि भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेसी लोकसभा चुनाव डर के मारे लड़ना ही नहीं चाहते। आपको तो ये लगता है कि 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। संयोजक की थोड़ा कंजूसी किए हैं, 5 लाख बोले हैं। आप लोग चाहेंगे तो 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जिताएंगे कि नहीं? 11 की 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी। ये सारी घोषणाएं, ये सारे पूर्वानुमान मैं अभी से आपको कह दे रहा हूँ। इधर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने बीजेपी के कार्यालय उद्घाटन पर तंज कसा है। विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। ये ताम झाम कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की डिमांड और मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में की थी, उससे भटकाने के लिए अब लोकसभा का कार्यालय खोल रहे हैं। प्रत्याशी कौन है जानकारी नहीं है, दूल्हा है नहीं, स्टेज बन गया, ड्रेस आ गई, सब तामझाम हो गया, बाजा बुक हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ अभी प्रत्याशी उनका तय नहीं हुआ। लेकिन अब जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम कर रही है। उधर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सुकमा पहुंचे और कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। दीपक बैज ने कहा, चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी। क्योंकि आज जनता त्रस्त है, परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, माता बहन परेशान है। इसलिए आने वाला समय में लोकसभा का रिजल्ट बिल्कुल विधानसभा से जस्ट उल्टा है। बहरहाल जो भी हो, दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं। जहां कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार को
पचाने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी खुद को और मजबूत बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पटना से लेकर रांची, दिल्ली से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार दबिश देती हुई देश के अलग अलग कोनों में। पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ, रांची में बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ, सोमवार को पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से करीब 10 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ चली है। देखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी ईडी अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी पूरी तरह एक्शन मोड में है। सोमवार को पटना में लालू प्रसाद से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई, तो मंगलवार को बारी थी उनके बेटे तेजस्वी यादव की। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव से सवालों की बौछार की गई। पटना में ईडी दफ्तर के अंदर तेजस्वी से सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे, तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मीसा भारती, मनोज झा, शक्ति यादव, सुनील सिंह, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कई ऐसे आरजेडी नेता घंटों ईडी के दफ्तर के बाहर जमा रहे। खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़े केस को लेकर ईडी की टीम ने लालू फैमिली के साथ ही 7 लोगों और 2 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। लालू प्रसाद, बेटा तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने 19 जनवरी को समन जारी किया था, जिसके बाद लगातार पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। वैसे 9 फरवरी को राबड़ी देवी से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। अब ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की। ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किए जाने के बाद शिकंजे में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार 32 घंटे बाद रांची में दिखाई दिए। रांची आते ही उन्होंने सीएम आवास पर पहले गठबंधन के घटक दलों के विधायकों के साथ बैठक की, फिर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। बापू वाटिका जाकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस पूरे वक्त सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रही। हेमंत के खिलाफ किस मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है वो भी जान लीजिए। रांची में बड़गाई अंचल की जमीन से ये जुड़ा हुआ मामला है। बरियातू में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर पूछताछ हो रही है। बताया जाता है कि हेमंत सोरेन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक के घर पर रेड डाला गया था, जिसमें सरकारी जमीन के दस्तावेज जब्त हुए थे। हेमंत सोरेन 31 जनवरी यानी बुधवार को ईडी के सवालों का सामना करने वाले हैं, पर जेएमएम के नेता ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और सरकार को परेशान करने वाला बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो इस स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जोरदार प्रहार किया है। आरजेडी से लेकर जेएमएम नेताओं के लिए सवालों की बौछार लैंड स्कैम को लेकर हो रही है। विपक्षी दलों की ओर से ईडी की कार्रवाई को जानबूझकर परेशान करने का भले लगाया जा रहा हो, पर मामला सरकारी संपत्ति से जुड़ा है, सरकारी नौकरी से जुड़ा है। ऐसे में जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आप देख रहे हैं कितना व्यापक असर ईडी की कार्रवाई का हुआ है। कुछ एक जगह ऐसी जहां पर मुख्यमंत्री खुद ही लापता हो जाते हैं और कुछ दूसरे स्टेट जहां पर एक पूरा राजनीतिक परिवार ये आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही हैं। हालांकि इंतजार निष्कर्ष का है कि इस कार्रवाई के बाद आगे निष्कर्ष रूप में क्या सामने आता है। बहरहाल बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। जबलपुर का जिक्र, केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन कांग्रेस विधायक को एक बड़ा ऑफर दे डाला और अब ये सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि मजाकिया अंदाज में सीएम ने जो कुछ कहा उस पर ओमकार मरकाम का भी जवाब आया है। सुनिए। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करोड़ों की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इस कार्यक्रम में एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता तो जुड़े ही थे, साथ ही कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम भी पहुंचे थे। आयोजन में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस विधायक का नाम लिया, साथ ही एक चुटीला ऑफर भी दे दिया। सुनिए सीएम ने क्या कहा। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। सीएम के ऑफर के बाद कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने भी प्रतिक्रिया दी। ओमकार ने डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश के विकास पर फोकस रहने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए, आप प्रदेश के विकास में काम करिए। मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो कुछ कहा उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जल्द देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश तो नहीं कर रही। हालांकि कयास भर है, लेकिन सियासत है। आने वाले समय में चुनाव है तो कुछ सेंधमारी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।